स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। सभी 12th वाले स्टूडेंट के बारे में हम बात करेंगे। सभी कक्षा 12 वाले जितने भी छात्र हैं, 12th वाले जितने भी छात्र हैं, आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जितने भी छात्र हैं 12th वाले, आप सभी को पता होगा फिजिक्स जो होती है, आपका पेपर फिजिक्स का जो होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है। हम अपने इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सूचित करना चाह रहे हैं कि हम आज से क्या है, आज से डेली आपको क्या मिलेगा, डेली 7 बजे 7 PM पर आपको फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन होंगे, उन पे हम बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में, यानी जो भी 15 से 20 दिन बचा हुआ है, 70 में 50+ आपको अंक यहीं से क्लास से आपको मिल जाए। कोशिश यही रहेगी और केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराएंगे। गैर इम्पॉर्टेंट या कुछ भी ऐसी चीज़ या फालतू का कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपको नहीं। डेली आपको 7 बजे, ज़्यादा समय नहीं, मैक्सिमम आपको 30 से 50 मिनट आप अपने निकाल लीजिएगा। 30 से 50 मिनट आप अपने निकाल लीजिएगा। और मेरी उम्मीद यही है कि मैं डेली आपको यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे लाइव आके पढ़ाना शुरू करूँगा 12th फिजिक्स के लिए। आप सभी को पता है कि हमारा प्रश्न जो है मैक्सिमम टाइम क्या होता है वही आता है, वही बदलता रहता है, घूमता रहता है। तो उसी से संबंधित हम चीज़ों को आपको हर एक क्वेश्चन पे आपको डिटेल में बताएंगे। उस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बताएंगे। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत जैसे हमारी क्लास लाइव होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है 5 से 6 नंबर में, उस पे हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन हर बार आता है और हर बार ये पूछा जाता है, और उसी पे हम क्या कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम सपोज कर लेते हैं, फिगर बना हुआ है, देख लेते हैं, साथ ही साथ हम लिखते भी चलेंगे, आप लोग देखिएगा। हम कहते हैं, अगर मान लिया, सपोज किया, हमने क्या किया, ए और बी क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया, एक हमारे पास क्या है, द्विध्रुव है। ठीक है, एक क्या है हमारे पास, द्विध्रुव है। देखिए, ये है हमारे पास, ये हमारे पास ए है, ये बी है। ठीक है, ये हमारे पास ए हो गया और ये बी हो गया। हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव पे क्या कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव से कह रहा है कि जिसकी निरक्षीय रेखा पर कहीं पर बिंदु क्या है, बिंदु P रखा हुआ, ये बिंदु P है। ठीक है, ये निरक्षीय स्थित हो गई इसकी, और ये इस रेखा पर यानी इस द्विध्रुव पर मिड में यानी मध्य में मैंने पॉइंट और खींचा, और कहा जा रहा है कि O से P की जो दूरी है वो क्या है, R है। O से जो है P की जो दूरी है वो R है। वहीं पर फिर लिख भी सकते हैं
क्या लिखा, माना ए बी एक द्विध्रुव है, ए बी एक द्विध्रुव है जिसका निरक्षीय बिंदु P है, जिसका निरक्षीय बिंदु क्या है, P है। बिंदु O से अगर हम बात करें, बिंदु O से P की दूरी R है। ऐसे ही आप लोग अपने एग्जाम में भी लिखेंगे, किताबी भाषा नहीं छापनी है, किताबी भाषा छापने से कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। क्या है, बिंदु O से P की दूरी R है, ठीक है। अब क्या है, तथा क्या लिखेंगे, तथा अब क्या करना है हमें, तथा बिंदु A पे, ठीक है, और ये हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक है। बिंदु A पे लिखेंगे, बिंदु A पे तथा बिंदु A पर स्थित आवेश क्या है, आवेश Q माइनस में है, माइनस Q आवेश क्या है, माइनस Q, तथा बिंदु B पर स्थित आवेश क्या है, आवेश क्या है, प्लस Q है, ठीक है। तो दोनों फिगर को देखते रहिएगा, हम फिगर से ही लिख रहे हैं, कहीं अलग से कुछ नहीं लिख रहे हैं, जो फिगर में है वही हम लिख रहे हैं, यही आपको लिखना है, तब जाके इसका डेरिवेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखिए, इस बिंदु से अब इस बिंदु के बीच में दूरी है, मान लिया हमने कह दिया इसका D है, L है, A है, कुछ भी मान लीजिए, इसको जरूरी नहीं कि हमारे पास A है तो A ही माने, B है तो B माने, कुछ भी दूरी है तो मान लिया मैंने कहा ये D है, ठीक है, और ये भी मैंने यहाँ से O से लेके ये तक ये भी D है, तो जब D और D ऐड हो जाएगा तो यहाँ यानी माइनस Q से लेके प्लस Q के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 2D हो जाएगी, ठीक। तो क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः दोनों आवेशों के बीच क्या है हमारे पास, दोनों आवेशों के बीच हमारे पास दूरी है, दोनों आवेशों के बीच हमारे पास क्या है, दूरी है, और दोनों आवेशों के बीच में दूरी कितनी है, 2D है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है, ठीक है, 2D है। ये आपका क्या हो गया, जो बेसिक आपको लिखना है ये क्लियर हो गया, जो चीज़ मैंने समझा दी आपको। अब इन दोनों आवेशों में मैंने कहा कि ये देखिए एंगल क्या है, ये आपका थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। जब हम इस P बिंदु पे जाएंगे तो हम जब ऊपर की ओर जाएंगे और हम नीचे की ओर आएंगे अपोजिट साइड में, तो यहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर E2 साइन थीटा हो जाएगा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा हो गया। और आपको पता है कि ये दोनों अपोजिट हैं और सेम है, तो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम इधर इसके लंबवत बात करें तो ये हमारे वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा E लग रहा है, E है, और यहाँ से एक एंगल इस पे बना तो ये हो गया E2, और ये देखिए ये हो गया हमारा E1 हो गया, ये हो गया हमारा E1। तो ये एंगल हमारा क्या बना, E2 cos थीटा, ये E1 cos थीटा, दोनों E1 और E2 cos थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे।
तो हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं इन दोनों पे। तो हमने अभी आपको बताया कि क्या करना है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसी के हिसाब से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास दो हैं और दोनों अब क्या होंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे, एक ऐड होगा और एक क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों आवेशों पर हमने p दूरी पर देखा, तो हम लिखेंगे क्या, दोनों आवेशों कौन कौन सा आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू की बिंदु से दूरी, की बिंदु P से दूरी क्या है हमारी, देखिए क्या है, ये है ना बिंदु P से दूरी Q1 और Q1 की दूरी क्या हो रही, एक की दूरी क्या बन रही हमारी, एक की दूरी बन रही हमारी B और P, और एक की बन रही A और B। ठीक है, एक की बन रही है, क्या है दूरी इसकी, तो हम बात करें एक की दूरी हो गई AB, और AB के बराबर ही है क्या, BP, AB नहीं AP और ये BP। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, ये आपका बिंदु P है, ये आपका A है और ये B है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको ड्रॉ किया फिगर को, तो देखिए ये P है, तो देखिए ये दूरी हो गई ना AP हो गई, ये दूरी हो गई BP। ठीक है, तो ये क्या हो गए, AB और BP हो गए दूरी। अब इन दोनों की दूरी अगर देखें, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास O है और इसकी दूरी R है। तो दोनों ट्रेंगल देखें, एक ये है तो इसकी दूरी मुझे D पता है, इसकी भी दूरी D पता है। तो देखिए दोनों ट्रेंगल को अलग अलग करिए, ये दूरी निकालना है ना, AP की वैल्यू निकालना है, AP की वैल्यू और BP की वैल्यू निकालना है। तो AP की वैल्यू अगर हम निकालें, तो अगर AP की वैल्यू देखिए A और P की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, हमें पता है पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस आप सभी को पता है, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय पता है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर होता है, तो OP का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होता है, आधार होता है, तो AO का स्क्वायर हो जाएगा। तो AP का होल स्क्वायर बराबर OP क्या निकल के आ रहा है, R का स्क्वायर हो जाएगा, O क्या निकल के आ रहा है, D का स्क्वायर हो जाएगा। तो AP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर निकल के आ रहा। तो AP इक्वल टू इधर से रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, D स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो AP की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, AP की वैल्यू हमारी निकल के आ गई रूट में R स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर निकल के आ गया AP की वैल्यू। तो AP इक्वल टू BP है, तो मतलब ये वैल्यू भी आपकी R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा रूट में, और ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रूट में हो जाएगी। तो AP और BP की वैल्यू आपको निकल के आ गई, AP और BP की वैल्यू निकाल लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, किसी एक बिंदु से हम शुरू करते हैं, किसी एक बिंदु से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना शुरू कर देते हैं। तो मान लिया हमने लिख दिया बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही आप अपने बोर्ड पे लिखिएगा, बोर्ड कॉपी में, जिससे आपको क्या मिलेगा, अच्छा अट्रैक्शन मिलेगा एग्जामिनर को, तो और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1, ठीक है, क्या लगाएंगे E1, क्योंकि हमें दो वैद्युत क्षेत्र निकालने हैं। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा, Q अपान में AP का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर हो जाएगा। AP की वैल्यू आपको पता है, अभी मैंने बताया, E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में क्या हो जाएगा, AP की वैल्यू बताया R² प्लस D² अंडर रूट में है। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका क्या है, AP की वैल्यू हमने निकाली थी, तो ये है, और इसको मैं स्क्वायर करूँगा। जब इसको स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर करके निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या हो जाएगा, R² प्लस का D²। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा E1 की वैल्यू निकल के आ गई। E1 की वैल्यू निकल आ गई, मतलब हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र निकल आया। -Q आवेश पर मैंने वैद्युत क्षेत्र का ये सिस्टम निकाला, यानी ये वैद्युत क्षेत्र हमारा निकल के आ गया -Q आवेश पे। ठीक है, अब +Q आवेश पे हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, बिंदु P पर +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +Q आवेश पे हम निकालेंगे। तो +Q आवेश पे जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा E2 हो जाएगा। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, साइलेंट होता है, ये आपको पता है, प्रवैद्युतांक होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी होती है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या हो जाएगा, B और P का स्क्वायर हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में क्या हो जाएगा, BP की वैल्यू मैंने निकाली है R² D² का रूट में, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में क्या हो जाएगा, R² प्लस का D²। तो ये आपका क्या हो गया, E2 की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +Q आवेश पे निकल के आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, +Q आवेश पे क्या आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई। अब इसके बाद मैंने बताया था क्या, एक बार फिर फिगर के बारे में बात करें, तो मैंने कहा जब ये हमारे पास क्या है, फिगर है, ये दो आवेश हैं हमारे पास, एक -Q, दूसरा क्या है, +Q है, और यही हमारे पास क्या है, द्विध्रुव है, यही हमारे क्या है, द्विध्रुव हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र P है, इस बिंदु से इसको मिलाया, इस बिंदु से इसको मिलाया। अब इस बिंदु को इससे मिलाने के बाद जब मैंने इस पे आपको क्या किया, ये R दूरी बताई थी, यहाँ पर मैंने बताया ये आपका E2 साइन थीटा है, E2 साइन थीटा है, ये आपका क्या है, E1 साइन थीटा है। ठीक है, ये क्या है, E1 साइन थीटा है, साइन थीटा है।
ये दोनों अपोजिट हैं तो मैंने कहा था कैंसिल हो जाएंगे, ये निरस्त हो जाएंगे। वहीं पर हम इस पे बात करें तो ये हमारे पास क्या था, एक E2 cos थीटा निकल के आया था और ये था क्या E2 यानी E1 cos थीटा था। ये दोनों मैंने बताया था कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं क्या हो सकता है। निकालेंगे हम क्या, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट हैं जिसके कारण निरस्त हो जाएंगे। जो मैंने यहाँ बोल दिया वो आप लिख लीजिएगा, बाकी अधिक चीज़ें मैंने लिखा दी हैं। लिखेंगे अतः बिंदु बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी मतलब दोनों का एडिशन। तो E इक्वल टू निकालेंगे क्या, E1 प्लस का E2 निकालेंगे। E1 प्लस का क्या निकालेंगे, E2 निकालेंगे। तो E1 और E2 जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए E इक्वल टू क्या रखेंगे, E1 की वैल्यू मुझे अभी पता है, मैंने निकाला है। ये आपकी E1 E2 की है और यही आपकी क्या निकल के आई है, E1 की निकल के आई है। तो प्लस E2 निकालना है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो E इक्वल टू क्या है, E1 cos थीटा है, क्या है E1 cos थीटा, प्लस E2 क्या है, ये भी cos थीटा है। E1 और E2 cos थीटा है। तो अब दोनों क्या है हमारे, E1 और E2 हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए E1 इक्वल टू E2 यानी दोनों हमारे इक्वल हैं। तो हम लिखे चूँकि, और इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इसके बराबर ये तो इसके बराबर ये, तो 2E1 cos थीटा हो गया। तो अब हम cos थीटा अगर लगाएं तो हम त्रिभुज ए ओ और P में देख लें। इसको मैंने A माना था, इसको और ये P में देख ली, ये मैंने थीटा बताया था। तो अगर हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ और P में, तो हम cos थीटा जब लगाएंगे में cos थीटा क्या होता है आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, लाल बटे कक्का। तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या निकल के आया, मैंने बताया था ये D है, तो आधार हमारा D हो जाएगा। कर्ण मैंने बताया था क्या, R² प्लस का D² यानी रूट में था, तो ये क्या हो जाएगा, R² प्लस का D²। तो ये हमारा क्या निकल के आया, cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ये आपका क्लियर होता है, ठीक है। अब ये cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके आगे हम बात करें तो हमने क्या निकाला, E इक्वल टू 2E1 cos थीटा निकाला मैंने। अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी को पुट कर देंगे, सभी चीज़ों को रख के। तो E1 तो रहेगा, E रहेगा, 2 भी रहेगा। E1 की वैल्यू निकाला था हमने, आपको पता है क्या निकाला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान में R² प्लस का D² निकाला था। cos थीटा की वैल्यू अभी मैंने निकाला है क्या, D अपान में निकाला है अंडर रूट R² प्लस का D²। ये आपका इक्वेशन तैयार होता है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, बस आपका वैद्युत क्षेत्र निकल आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। ये 2 है, ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, 2QD हो जाएगा, ठीक, 2QD हो जाएगा। अपान में देखिए, अपान में हमारे पास क्या आ जाएगा,
1/4 पाई अलग ही रखा रहने दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा, निकल के आ गया। ये हमारे पास 2q_d और ये r² प्लस का d², और ये हमारे पास क्या आ गया, रूट में है, हमारे रूट में है r² प्लस का d², ठीक, r² प्लस का d² है। अब इसको हम निकाल भी सकते हैं बाहर, ये निकाल भी सकते हैं, यानी इसको हम r प्लस का d का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। और जब इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा r वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और रूट हटेगा तो हमारा हो जाएगा 3/2। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q_d अपॉन में r² प्लस का d², r² और d² ये हो जाएगा 3/2। क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे तो एक बार लिखेंगे ना, दोनों को एक बार लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम लेना जानते हैं ना आप लोग। सेम सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा तो एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली को आपस में जोड़ देंगे, या मल्टीपल में है तो मल्टीपल कर देंगे, तो ये मल्टीपल हो गया भाई, ये इससे मल्टीपल हो गया, इससे मल्टीपल हो गया, तो 2q_d हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों सेम है, रूट को हटा दिया, रूट को हटाया तो ये क्या हो गया हमारे पास, r² प्लस d² का ये हो गया हमारा 3/2। तो ये एक बार लिख लिया और 3/2 लगा दिया इसका, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इतना बन के आ गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब इसके आगे हम सॉल्व करें इसको, तो E क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q_d अपॉन में क्या हो जाएगा, r² प्लस d², और ये हो जाएगा हमारा 3/2, 3/2, ये हमारा एक इक्वेशन ये निकल के आ गया। अब इसी को आगे हम सॉल्व करें, तो इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आया, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q_d अपॉन में r² प्लस का d², 3/2। अब हम लिखेंगे चूँकि d मोस्ट लेसन देन r, इसलिए d² का मान r² की तुलना में नगण्य होगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारे पास d रखा है वहाँ पर हम r² रख देंगे। तो E 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q_d अपॉन में ये हो जाएगा d², d नहीं, यहाँ पर d का काम ख़त्म हो जाएगा, d से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा क्या, r² प्लस का क्या बचेगा, r² ही बचेगा, प्लस प्लस सब ख़त्म, यानी d का काम ही ख़त्म हो जाएगा, d का काम ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या, r²। जब r² बचा और पावर बची हमारी 3/2, तो E क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q_d अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा r² इंटू 3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q_d अपॉन में क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, r³ हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो E क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे चूँकि 2q_d होता है P, 2q_d होता है क्या, P होता है, तब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे क्या हम, E 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा
p अपान में क्या हो जाएगा r³, यही हमको सॉल्व करना था। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान में r³। यही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के लिए निकल के आ गई। कैसी रही क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा, कैसा रहा ये लेक्चर, और जहाँ समझ में नहीं आया होगा ज़रूर बताइएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत कम मेहनत करके आप अपने 5 नंबर ला सकते हैं। 5 से 6 नंबर में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निरक्षीय या अक्षीय स्थिति आपसे पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन आपका यानी 5 नंबर का डन होता है। कैसी रही क्लास ज़रूर बताइएगा। सभी लोग इसको शेयर करिएगा, अपने अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम आपको कंटिन्यू इस क्लास को, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी फ़िज़िक्स सब्जेक्ट आपकी मैं मजबूत कर दूंगा, ये मेरा वादा रहा। और कॉपी कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ से सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कैसी रही क्लास ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।